हेलो फ्रेंड्स, आज अपने हम इस वीडियो में बात करेंगे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं कि लिखा गया है, भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार जो है एम.एन. राय ने रखा था। वह आम वामपंथ आंदोलन के नेता थे, जो प्रखर नेता थे वामपंथ आंदोलन के। कांग्रेस ने पहली बार सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था किसने रखा था? विचार एम.एन. राय ने रखा था, जो कि वामपंथ आंदोलन के एक नेता थे। और दूसरी बार जो विचार रखा गया आधिकारिक रूप से, कांग्रेस ने पहली बार 1935 में संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग रखी थी। तो पहली बार जो विचार रखा था वो एम.एन. राय ने रखा था। उसके बाद जो आधिकारिक रूप में प्रथम बार रखा गया है वो रखा गया था कांग्रेस के द्वारा 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। उसके बाद आगे देखते हैं, लिखा गया है कि नेहरू ने घोषणा की थी कि भारत में संविधान सभा के गठन, जो भारत में संविधान सभा का गठन होगा वो किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार, मतलब जो लोग वयस्क होंगे, 18 वर्ष तो उस समय तो था नहीं, 21 वर्ष के जो लोग होंगे, जो भी वयस्क की प्रणाली थी, जो लोग वयस्क होंगे वो सीधा सीधा संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा, जिसको मत दिया जाएगा, जो जीतेंगे उन्हीं को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया। स्वीकार जब कर लिया था, उसी प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव 1940। कभी कभी दे दिया जाता है क्रोनोलॉजी क्रम में लगाने के लिए कि इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो उसमें पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, और अन्य चीज़ों के बारे में पूछ लेते थे। और ये भी पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव आखिर है क्या। तो अगस्त प्रस्ताव वही है जो नेहरू द्वारा एक घोषणा की गई थी, घोषणा पत्र दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वीकार कर लिया था कि संविधान सभा के जो सदस्यों का गठन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा? वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है इसी संविधान सभा के गठन के लिए। उसमें कुछ नियम थे, लेकिन उसको मुस्लिम लीग ने भी पूरी तरह से नकार दिया। साथ ही साथ जो कांग्रेस थी उसने भी नकार दिया था। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग कुछ हद तक मान गई थी। क्रिप्स मिशन ने अपने आप में कुछ संशोधन किए थे, जो बदलाव किए थे, इस वजह से मान गई थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से नकार दिया था। उसके बाद आता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था, कितने उसमें सदस्य थे, कैसे कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था नवंबर 1946 में, संविधान सभा का जो गठन किया गया था नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा। तो किसके प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा गठन किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा में कुल जो सदस्य की संख्या थी, टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत था, मतलब कि जितना क्षेत्र कब्जा किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था। उसमें टोटल सदस्यों की संख्या 296 थी, तथा देसी रियासत जो रजवाड़े थे उनकी संख्या, सीटों की संख्या 93 थी। तो अगर टोटल का ऐड हम करते हैं तो टोटल जो है सदस्य संख्या कितनी बनती है? 389 बनती है। जनसंख्या के अनुपात में जो सीटों का विभाजन किया गया था, वो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का विभाजन किया गया था। कई बार पूछा गया है कि जो संविधान सभा गठन किया गया था, जो सदस्य चुने गए थे, उनका विभाजन सीटों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? तो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का विभाजन किया गया था। और प्रत्येक सीट थी वो लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट को निर्धारित किया गया था। तो प्रत्येक जो एक सीट थी 10 लाख लोगों पर निर्धारित किया गया था कि 10 लाख लोग जहां पर मतदान करने वाले होंगे वहां पर एक सीट की संख्या होगी। प्रत्येक सदस्य का चुनाव उस समुदाय के प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा किया जाता था। जो
उस समुदाय के लोग थे, अगर हिंदू थे तो हिंदू, सिख थे सिख, ईसाई से थे ईसाई, तो प्रांतीय असेंबली जो थी उनके द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया। किस पद्धति से किया गया था? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया था। कौन से? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के माध्यम से मतदान किया गया था। इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, सेम उसी प्रकार से किया जाता है। तो एक व्यक्ति, अगर जो लोग खड़े हैं चुनाव में, उनको सभी व्यक्ति मतदान देंगे, लेकिन अपनी पसंद के, किनको फर्स्ट वोटिंग करेंगे, किनको सेकंड करेंगे, किनको थर्ड करेंगे, फोर्थ किनको करेंगे और किनको फिफ्थ नंबर पे करेंगे, तो वो चीज़ें कुछ डिसाइड होती हैं। लास्ट में जिस सबको सबसे कम वोट मिला रहता था, कम वोट मिला रहता है, उनको क्या किया जाता है, उनसे जो सबसे ज़्यादा वोट, जिनका क्रम निर्धारित रहता है, अगर इस व्यक्ति को प्रथम मत में कुछ कम प्राप्त है लेकिन दूसरा मत जो है प्रथम वाले को दिया, तो इसका सारा का प्रथम वोट किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? प्रथम वाले को। तो एक यही होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, सीधा सीधा हमको ये जानना है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा मतदान हुआ था उनका। आगे दिया गया है चुनाव जो हुआ था जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने, चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। कांग्रेस के 208 सीटें जीती कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और स्वतंत्र सदस्य जो थे वो 15 सीटें जीती थी। देसी रियासतों ने इसमें अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान के विभाजन होने के पश्चात वो भी धीरे धीरे इसमें सम्मिलित होना प्रारंभ कर देती है कि इसमें संविधान सभा में धीरे धीरे देसी रियासतें अपने आप को शामिल कर लेती हैं। लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात संविधान सभा का चुनाव वयस्क मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। तो बाद में नेहरू ने तो अगस्त प्रस्ताव में जो पास किया गया था तो हुआ था, लेकिन इसमें जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वयस्क मतदान द्वारा नहीं हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका चुनाव कैसे किया गया था। ये अनुपातिक पद्धति के माध्यम से इसका चुनाव किया गया था संविधान सभा के सदस्यों का। आगे है संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी। संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें जो हम आपको बता रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं से भी आपका कुछ नहीं छूटेगा। तो देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, सब हम सभी लोग जानते हैं, पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इस बैठक में, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। केवल इसमें टोटल जो सदस्य संख्या थी 211 सदस्यों ने इस संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष जो सबसे सीनियर व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछा जाता है कि प्रथम संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर अस्थायी की बात आती है तब उसके अनुसार आप अलग चुनेंगे जो होगा, नहीं तो आप जो अस्थायी अध्यक्ष है, पहला अध्यक्ष पूछा जाता है, केवल शब्द आता है प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं तथा 2 उपाध्यक्षों का चयन किया जाता है, HC मुखर्जी और BT कृष्णामचारी। यहाँ पर BT क्या रहेगा? BT कृष्णामचारी 2 आपके उपाध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अस्थायी तौर से और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, BT कृष्णामचारी। उद्देश्य प्रस्ताव को, जो उद्देशिका है, हमारी प्रस्तावना है, 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया था? नेहरू द्वारा। पूछा जाता है कि उद्देशिका है प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई थी? नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका स्वीकार कर ली गई थी। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई।
तो जो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, भारत का जो बांटा गया था उसे किस योजना के माध्यम से बांटा गया था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखना जरूरी है। अगला पॉइंट है, संविधान सभा विधायिका तथा संविधान सभा दोनों के रूप में कार्य करती रही। जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ वो विधायिका तथा संविधान सभा दोनों के रूप में कार्य करती थी। विधायिका के रूप में कानून बनाकर कानून को लागू करवाती थी, जिससे कि सरकार चलती रहे, देश चलता रहे, और संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाता रहा। जब विधायिका के रूप में संविधान सभा बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीबी मावलंकर, जो कि आपके प्रथम क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। और जब अध्यक्षता संविधान सभा की बैठक होती थी तो राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो इस चीज़ को एकदम श्योर रहिएगा, फैक्ट है कि विधायिका के रूप में उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीबी मावलंकर। और जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा जो हमारी थी स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। पूछा जाए पहली संसद कौन थी, तो वही संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद थी। उसके बाद है, भारत के बंटवारे के बाद सीटों की संख्या 229। जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सीटों की संख्या टोटल कितनी रह गई? 229 ब्रिटिश भारत की, तथा देसी रियासतों की सीट संख्या कितनी रह गई? 70 रह गई। तो टोटल कितनी थी? 299 सीटें बची। फिर उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राजेंद्र प्रसाद इसी दिन पहले राष्ट्रपति बने थे। कब पहले राष्ट्रपति बने? तो 3 चीज़ें हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया तथा राजेंद्र प्रसाद उसी दिन राष्ट्रपति बने थे। अगला जो पॉइंट है उसमें है कि हमारा संविधान पूछा जाता है कि कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इसमें जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। उसमें टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। टोटल संविधान को बनाने में हमारे 64 लाख रुपए खर्चा हुए थे। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी और अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 की हुई थी। तो अगर देखा जाए उस तरह से तो टोटल कितनी बैठकें हुई? 12 बैठकें हुई, क्योंकि लास्ट बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। केवल संविधान पर सिग्नेचर करने के लिए उस दिन की बैठक हुई थी, एक दिन की। बाकी टोटल 11 बैठकें हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950, या 12वीं बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बाकी टोटल 11 बैठकें ही हुई थी। संविधान सभा द्वारा जो मुहर के रूप में स्वीकार किया गया वो हाथी के प्रतीक के रूप में, हाथी को प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया था। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। एल.एन. मुखर्जी, जो आपके एल.एन. मुखर्जी हैं, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। एल.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी सुलेखक, प्रेम बिहारी जो थे वो संविधान के सुलेखक थे। उनके द्वारा जो मूल संविधान को लिखा गया था वो इटैलिक शैली में लिखा गया था। पूछा जाए कि मूल संविधान को किस शैली में लिखा गया है, तो इटैलिक शैली के रूप में लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया था। मूल संविधान का सौंदर्यीकरण, जो मूल संविधान का सौंदर्यीकरण किया गया था शांति निकेतन के कलाकार, जिसमें मंदलाल बोस, बिहुर राम मनोहर सिन्हा थे। तो ये 2 लोग थे, शांति निकेतन के कलाकार थे। हिंदी संस्करण के सुलेखन का कार्य किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य। यहाँ पे बसंत कृष्ण वैद्य। तो हिंदी संस्करण के जो संविधान को हिंदी ट्रांसलेट किया गया था तो उसके जो लेखक थे, सुलेखक थे, बसंत कृष्ण वैद्य थे।
अब देखते हैं कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थीं, जिनसे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बाकी जितने मैं बताया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको भी हम देखते हैं। आपको हम बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराएंगे। तो संविधान सभा की जो प्रमुख समिति, छोटी और बड़ी समितियाँ थी, जिसमें 8 बड़ी प्रमुख समितियां थीं, जिसमें संघ समिति तथा संघीय संविधान समिति, 2 समितियां थीं। संघ समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके भी नेहरू थे। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो बनी थी उसके सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल जो आपके थे। फिर उसके बाद है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे, जिसमें 2 उप समितियाँ 4 बनाई गई थी, 4-5, लेकिन हम उसमें जो इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। वैसे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल थे, लेकिन अगर उप समिति पूछता है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी आपके थे। प्रक्रिया नियम समिति, जो आपकी प्रक्रिया नियम समिति है उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर देख लेते हैं कुछ प्रमुख छोटी समितियां जो थी उनके बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। आपका एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था 1948 में, उसके सदस्य जो थे SK डार थे। तो भाषाई प्रांत आयोग के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे आपके SK डार थे। प्रेस दीर्घा समिति, इसमें भाषाई प्रांत में श्योर नहीं है कि कब गठन किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष SK डार आपके थे। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषा नाथ सेन। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन थे। तथा वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्श समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्श समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। नागरिकता पर तदर्श समिति के अध्यक्ष यश वरदाचारी। ये सभा के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनको नागरिकता पर तदर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, यश वरदाचारी। फिर आगे आते हैं प्रारूप समिति, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान प्रारूप समिति का आपके अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद इसके सदस्य टोटल 7 लोग थे, लेकिन इसमें 6 और सदस्य हैं, जिनमें से आपके एन गोपाल स्वामी आयंगार तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके अलावा आपके हैं के एम मुंशी, सैयद सादुल्ला, एन माधव राव, BL मित्र स्वास्थ्य कारणों, इसके पहले एन माधव राव के पहले BL मित्र थे, जो स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके स्थान पर एन माधव राव को बनाया गया था। पूछा जाता है कि इनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनको बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा। फिर TT कृष्णामाचारी, DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पे इनको इसका सदस्य बनाया गया था। तो हम आपको इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक एक चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो जो इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।